वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका कंप्लीट बीएमई का रिवीजन वीडियो होने वाला है यूनिट 1 to 5। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमने सारे वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। आई होप यूनिट नंबर 4 नहीं हुई है ड्यू टू सम रीज़न, बिकॉज वीडियो अपलोड की गई, मतलब वीडियो रिकॉर्ड की गई, बट वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो पाई एंड वीडियो लॉस्ट हो गई। सो दैट्स वाई हम अपलोड नहीं कर पाए, बट हम सुबह तक कोशिश करेंगे कि हम फिर से रिकॉर्ड कर पाएँ। बट अभी रात का 1-2 बज रहा है एंड आज 17 तारीख लग चुके हैं एंड कल आपका एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बीएमई के तुमको डायग्राम मिल जाएंगे सुबह सुबह, ठीक है। सबसे पहले रिवीजन वाला वीडियो अपलोड होगा एंड रिवीजन वाले वीडियो के बाद आपको क्या मिलेगा, रिवीजन वाले वीडियो के बाद आपको बीएमई के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। एंड मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर तुम ये वाला वीडियो पूरा देख लेते हो सो तुम्हारे 50+ मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। इतना इतना तुम लिख के ले लो, गारंटेड लिख लो कि तुम 50+ मार्क्स स्कोर करने वाले हो। एंड अगर तुम ये वीडियो इसको स्किप कर देते हो तो तुम्हारा देखो रिवीजन वेस्ट हो जाएगा एंड तुम पेपर में कुछ भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो और डालूँगा, तो न्यूमेरिकल वाला भी वीडियो देख लेना एंड मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी डाल दूँ। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट बाय यूनिट हमने कितने 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एंड यूनिट बाय यूनिट हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले। तो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल आता है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ना हम। तो देखो, क्लासिफिकेशन सबसे पहले समझो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल होती क्या। तो देखो, इंजीनियरिंग मटेरियल वो सब तुम बस हेडफोन्स लगा लो और 1.5 या 1.2.5 में कर लो कि तुम मेरी आवाज़ बस सुन सको, ना तुमको कुछ देखना है। जब मैं बोलूँ कि अब आप इधर देखो तो आपको देखना, अदरवाइज़ तुम सुनते जाओ और दिमाग में लिखते जाओ, सुनते जाओ, नोट्स उठाते जाओ, अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ, ठीक है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। जब मैं बताऊँगा कि अब पेन कॉपी मतलब अब फोकस करो, वीडियो देखो, तो वीडियो देखने लगना। बाकी हेडफोन्स ला लो, पेन ले लो, मोबाइल को रख दो एंड अपनी कॉपी उठा लो। जैसे मैं बोलूँ वैसे फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक डालो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। तो देखो, इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। इनका सिलेक्शन डिपेंड करता है उनके मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। कहाँ का किस किस में इनका सिलेक्शन डिपेंड करता है? मैकेनिकल में, थर्मल में, इलेक्ट्रिकल में, मैग्नेटिक में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। अब देखो कैटेगरीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है मेटल एंड एलॉय। सो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो शाइनी होते हैं, कंडक्टिव होते हैं और इन्हें ईजिली शेप दिया जा सकता है। जो हमारे मेटल और अलॉयज़ होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब ये वो मटेरियल होते हैं जो शाइनी होते हैं, कंडक्टिव भी होते हैं और इनको ईजिली क्या दिया जा सकता है, शेप दिया जा सकता है। अब देखो, फेरस मेटल आता है। तो फेरस मेटल मतलब आयरन वाले मेटल, ठीक है, जिसमें आयरन Fe क्या होता है, मेजर कंपोनेंट होता है। एग्जाम्पल देख लो, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील और अलॉय अलॉय स्टील। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रॉन्ग होता है ये और मैग्नेटिक होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है। और नोट्स की टेंशन मत लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में सब अपलोड कर दूंगा, एकदम पूरा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब आता है नॉन फ्यूरस मेटल, ये आयरन के बिना होता है, ठीक है। आयरन का कंपोनेंट मतलब आयरन का कंटेंट बहुत कम या ज़ीरो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और कोल्ड, ठीक है। फिर आता है आपका प्रॉपर्टी, ये लाइट वेट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब आता है पॉलीमर, ये किसके लिए होता है? प्लास्टिक के लिए। ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक। अब इसके दो टाइप होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तुमने केमिस्ट्री अभी पढ़ी नहीं है तो में भी हो सकता है तुमको ना पता हो, लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जो हीट से मेल्ट हो जाता है, जैसे हमारा पीवीसी और नायलॉन। ये क्या होते हैं? ये हीट से क्या होते हैं, हम इनको मेल्ट कर सकते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये हीट के बाद शेप फिक्स हो जाता है, जैसे बेक लाइट आपका, ठीक है। फिर आता है आपका सिरामिक एंड ग्लास। तो सिरामिक में क्या होता है? देखो, सिरामिक एंड ग्लास में ये नॉन मेटेलिक होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? हीट और वियर रेजिस्टेंस हाई होती है बट ब्रिटल। ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, ये सिरामिक्स में क्या है? ब्रिक्स, टाइल्स और टाइल्स, ठीक है, ब्रिक्स, टाइल्स, ठीक है। और अब आता है
ग्लास, तो सिलिका बेस्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं ये, ठीक है। क्या होते हैं? सिलिका बेस्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट्स की, तो देखो ये 2 या 2 से ज़्यादा अलग-अलग मटेरियल्स को मिलाकर बनाया गया हाइब्रिड मटेरियल होता है। जो कंपोज़ाइट्स होता है हमारा, तो कंपोज़ाइट्स क्या होता है? ये 2 या 2 से ज़्यादा या 2 या 2 से अलग-अलग मटेरियल्स को मिलाकर बनाया जाने वाला, इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड मटेरियल। इसमें हाई स्ट्रेंथ होती है, लाइट वेट होता है और ड्यूरेबल होता है। एग्ज़ाम्पल देखो, फायर ग्लास, तो फाइबर ग्लास में क्या होगा? ग्लास फाइबर का होता है प्लस प्लास्टिक, ठीक है। कार्बन कार्बन फाइबर, कार्बन स्टैंड प्लस रेज़िन, ठीक है। फिर आता है आपका क्या? एडवांस्ड और मॉडर्न मटेरियल। तो इनमें क्या होता है? स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल, ठीक है। इतना तुमको समझ में आ गया होगा। बाकी अब देखो, अब क्या आता है? एग्ज़ाम्पल आते हैं किसके? स्मार्ट मटेरियल के और नैनो मटेरियल के। तो जो स्मार्ट मटेरियल होता है, ये शेप मेमोरी अलॉय होते हैं, मतलब चेंज शेप विथ टेम्परेचर। नैनो मटेरियल मतलब ऑटोमेटिक लेवल पे इंजीनियर्ड होते हैं, हाई स्ट्रेंथ होते हैं एंड इनका लो वेट होता है। जो वेट होता है वो क्या होता है? लो होता है। तो देखो, तुम्हारा देखते देखते एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। वो कौन सा है तुम्हारा? कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। तो ऐसे ही सुनते जाओ एंड फील करते जाओ एंड समझते जाओ। अब देखो आता है दूसरा टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन स्टील। तो कार्बन एंड कार्बन स्टील, कार्बन सॉरी कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील, ठीक है। तो पहला है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन क्या होता है भाई? ये देखो, ये जो होता है, ये क्या होता है? ये फ्यूरस अलॉय होता है। मतलब कास्ट आयरन एक फ्यूरस अलॉय होता है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? 2 से 4% के बीच में होता है। इसमें और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे आपके सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया और फास्फोरस हो गया। तो देखो, एक बार मेरी डेफिनेशन दूंगा। जो हमारा कास्ट आयरन होता है, ये क्या होता है? एक फ्यूरियस अलॉय होता है, जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 2% से लेके 4% के बीच में होता है। इसमें और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे सिलिकॉन हो गए, मैग्नीज हो गए और सल्फर हो गए और फॉस्फोरस हो गए। अब इसके जनरल कंपोजिशन देख लो। जैसे हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन कितना प्रेजेंट रहता है? 2 से 4% प्रेजेंट रहता है। सिलिकॉन हमारा 1 से 3% प्रेजेंट रहता है। मैग्नीज हमारा 0.2 से लेके 1.01% होता है। सल्फर हमारा 0.02% से लेके 0.02, फास्फोरस 0.1% से 1.0%। और आयरन हमारा कितना परसेंट होता है? रिमेनिंग पोर्शन, जितना आपका पोर्शन बच जाए। अब देखो टाइप ऑफ कास्ट आयरन। तो देयर आर फोर फोर टाइप ऑफ कास्ट आयरन। फर्स्ट इज ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल आयरन एंड डक्टाइल कास्ट आयरन। तो देखो, जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो देखो, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी। ये एक तो ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, गुड। इसकी मैकेनिबिलिटी कैसी होती है? अच्छी होती है। और ये ब्रिटल होता है। इसके एप्लीकेशन क्या है? इंजन, ब्लॉक्स एंड पाइप, ठीक है। अब वाइट कास्ट आयरन है, ये क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी होती है हार्ड होता है, ये रेजिस्टेंस को बियर कर लेता है एंड ब्रिटल होता है। मिल लेनिंग्स में ये इसका एप्लीकेशन है। मेलेबल आयरन, ये डक्टाइल आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। ये डक्टाइल हो जाता है किसके बाद? हीट ट्रीटमेंट के बाद। इसकी एप्लीकेशन फिटिंग है एंड ब्रैकेट्स। डक्टाइल कास्ट आयरन, नोडुलर भी बोल सकते हो। इसका हाई स्ट्रेंथ होता है, इम्पैक्ट इसका रेजिस्टेंस होता है एंड क्रैंक शाफ्ट, जो आपका क्रैंक शाफ्ट होता है, जो आप 2 और 4 स्ट्रोक में देखोगे, ये वहाँ उसका एप्लीकेशन होता है और गैर का एप्लीकेशन होता है, ठीक। अब आता है आपका कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील क्या होता है? कार्बन स्टील एक ऐसा कार्बन आयरन एलॉय होता है, या आयरन कार्बन एलॉय होता है, जिसमें कार्बन का कंटेंट कितना प्रेजेंट होता है? कार्बन कितना होता है? 0.1% टू 0.2% के बीच में होता है। इसमें अलॉइंग एलिमेंट बहुत कम होते हैं। देखो, आंख बंद करो। कार्बन स्टील एक ऐसा आयरन कार्बन अलॉय होता है, जिसमें कार्बन का कंटेंट कितना होता है? 0.1% से लेके 2.0% के बीच में होता है, ठीक है। इसमें अलॉइंग एलिमेंट बहुत कम होते हैं। अब जनरल कंपोजिशन देख लो। जो हमारा कार्बन होता है, 0.1 से लेके 2% प्रेजेंट होता है। मैग्नीज हमारा 0.3% से लेके 1.0% होता है एंड सल्फर हमारा लेस देन 0.05%। फास्फोरस हमारे लेस देन 0.05%। आयरन हमारा रिमेनिंग, जितना आपका पार्ट रिमेनिंग है उतना हमारा आयरन प्रेजेंट होता है। अब देखो, क्लासिफिकेशन समझोगे इसका। क्लासिफिकेशन समझना आपको कार्बन स्टील का है। तो देखो, क्लासिफिकेशन समझो। हमारे पास लो लो कार्बन स्टील मतलब माइल्ड स्टील है।
मीडियम कार्बन स्टील है और हाई कार्बन स्टील है। तो देखो इस कार्बन की रेंज हमने ली है 0, मतलब जो लो कार्बन स्टील होता है उसकी रेंज होती है 0.1% से लेके 0.3%। एंड इसकी प्रॉपर्टी डक्टाइल होती है, वेल्डेबल होता है, सॉफ्ट होता है। यूज़ कहाँ होता है? सीट में यूज़ होता है, पाइप में यूज़ होता है, कार में यूज़ होता है, कार की बॉडीज़ में यूज़ होता है। अब मीडियम कार्बन स्टील देखो, ये 0.3% से लेके 0.6% के रेंज में होता है। ये स्ट्रॉन्गर होता है, लेस डक्टाइल होता है। ये कहाँ यूज़ होता है? शाफ्ट्स में यूज़ होता है, गेयर्स में यूज़ होता है, एक्सेल में यूज़ होता है। हाई कार्बन स्टील ये कहाँ होता है? ये 0.6% से लेकर 1.5% तक होता है। ये हार्ड, ब्रिटल, हाई वियर रेजिस्टेंस को इसकी प्रॉपर्टीज़ है। देखो सबसे पहले तो ये हार्ड होता है, ठीक है? ये ब्रिटल भी होता है और हाई वियर रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वियर कर सकता है। एंड इसके एग्जांपल क्या हैं, यूजेस क्या हैं? कटिंग टूल्स एंड स्पेयरिंग। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि तुमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आयरन वर्सेस कार्बन डायग्राम। सो आयरन, कास्ट आयरन वर्सेस कार्बन स्टील। तो देखो फीचर्स हमने कौन से लिए? कार्बन लिया है, स्ट्रक्चर लिया है, मैकेनिबिलिटी लिया है, एप्लीकेशन एंड फ्रैक्चर, ठीक है? तो देखो जो कार्बन होता है वो कास्ट आयरन और कार्बन स्टील। तो देखो कास्ट आयरन में कार्बन कितना प्रेजेंट होता है? 2% से लेके 4% तक। बट कार्बन स्टील में कितना प्रेजेंट होता है? 0.1 से लेके 2 पॉइंट तक, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया? कास्ट आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रिटल होता है और हार्ड होता है। बट एज कम्पेयर टू, मतलब एज कम्पेयर कार्बन का कैसा होता है? टफ होता है और डक्टाइल होता है। मैकेनिबिलिटी कैसी होती है? कास्ट आयरन की मॉडरेट होती है, बट कार्बन स्टील की गुड होती है। इन लो कार्बन स्टील, ठीक है? एप्लीकेशन क्या है? ये हैवी स्ट्रक्चर होता है, पाइप में यूज होता है, ये टूल्स में होता है एंड कंस्ट्रक्शन पार्ट में यूज होता है। फ्रैक्चर सडन, ये इसका फ्रैक्चर सडन होता है एंड ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। मे बेंड और एलोंगेट बिफोर ब्रेक, ठीक है? तो ये तुम्हारा कंपैरिजन टेबल है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है? तो आयरन कार्बन डायग्राम होता क्या है, ठीक है? तो आयरन कार्बन डायग्राम क्या होता है? ये एक फेज डायग्राम है जो आयरन और कार्बन के मिक्सचर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, देखो जो हमारा आयरन और कार्बन डायग्राम है ये एक फेज डायग्राम है जो कि आयरन और कार्बन का मिक्सचर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में फेज चेंज दिखाता है। क्या दिखाता है? आयरन और कार्बन के मिक्सचर का, देखो आयरन हो गया, कार्बन हो गया, इनके मिक्सचर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या दिखाएगा? तुमको फेज चेंज दिखाता है। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि कौन सी माइक्रो स्ट्रक्चर लाइक ऑस्टेंट, पियरलाइट और सेमेंटाइट एटसेट्रा किस टेम्परेचर और कार्बन परसेंटेज पे बनती हैं। तो देखो सबसे पहले समझो कि आयरन कार्बन सिस्टम का रेंज क्या है। तो कार्बन कंटेंट देखो, जो हमारा कार्बन होता है वो 0 से लेके 6.6% तक होता है, ठीक है? बट इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए हम कितना लेते हैं? 0 से लेके 2.14% तक ही इम्पोर्टेंट है। इसके टाइप क्या होते हैं मटेरियल के? स्टील और कास्ट आयरन। जो स्टील होता है उसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है? 0.0% से लेके 2.14% तक, ठीक है? कास्ट आयरन मतलब कार्बन कंटेंट 2.14% टू 6.67%, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। अब आता है इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ FEC, मतलब आयरन कार्बन डायग्राम। तो देखो फेज क्या है? सबसे फेरेट, ऑस्टेंट, सेमेंटाइट, पियरलाइट एंड लेडेब्यूराइट। तो देखो भाई इसके सिंबल क्या है? फेराइट का अल्फा होता है, ऑस्टेंटेड का गामा होता है, सेमेंटाइट का FeC3 होता है एंड इनका डैश डैश, मतलब इनका नहीं है, ठीक है? इनके एक्सप्लेनेशन देखो, तो सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 में है इसका क्या होता है कि ये सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, लो कार्बन सॉल्युबिलिटी होती है अप टू 0.025%। और ऑस्टेंट का क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हाई डक्टाइल होता है, डक्टिलिटी होती है। सेमेंटाइट आयरन आयरन क्रेविटी कार आयरन कार्बाइड वेरी हार्ड एंड ब्रिटल होता है। पियरलाइट ये क्या होता है? लेमिनर स्ट्रक्चर होता है। फेराइट एंड सेमेंटाइट, ठीक है? फिर सेमेंटाइट प्लस ऑस्टेंट इन कास्ट आयरन, ठीक है? तो अब देखो क्रिटिकल पॉइंट ऑन आयरन कार्बन डायग्राम। तो देखो पॉइंट हमने दिए हैं, ये वैल्यू है एंड डिस्क्रिप्शन। देखो जो हमारा A1 है, ये A1 क्या कहलाता है? लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? 7 to 7 डिग्री सेल्सियस और ये बिलो विच पियर लाइट फॉर्म, ठीक है? फिर A3 पॉइंट है हमारा, ये क्या होता है? ये कहाँ तक वेरी करता है? बिलो
912 डिग्री सेल्सियस एंड फेराइट एंड ऑस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। यूटेक्टॉइड पॉइंट यूटेक्टॉइड पॉइंट जो होता है ये 0.8% सेल्सियस से लेके 7 डिग्री सेल्सियस पे होता है और ये ऑस्टेंटेड से तो पियरलाइट ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है 4.3% सी एट 1147 डिग्री सेल्सियस। ये लिक्विड से ऑस्टेंटेड प्लस सेमेंटेड मतलब लेडेब्यूरेट बनाता है ये। ठीक है, फिर आता है पेरिटेक्टिक पॉइंट। सो 0.18% सेल्सियस एट 1495 डिग्री सेल्सियस। ये लिक्विड प्लस डेल्टा ये ऑस्टेंट बना है। अब आयरन कार्बन डाइग्राम का डिस्क्रिप्शन जोन देखो। तो ये भाई आर वन का कार्बन डाइग्राम का क्या है डायग्राम है। ठीक है, तो ये तुम डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या होता है ऑस्टेंट होता है और यहाँ पे तुम्हारा पियर लाइट होता है। ये सब पियर लाइट है, लेडेब्यूराइट है एंड ये लिक्विड प्लस ऑस्टेंट है। यहाँ पे लिक्विड है एंड ये कास्ट आयरन है, ये स्टील है एंड ये ऑस्टेंट है, ऑस्टेनाइट यहाँ पे भी है। ठीक, अब एप्लीकेशन देख लो भाई। एप्लीकेशन किसके R1 कार्बन डाइग्राम के। तो मेटल हीट ट्रीटमेंट के समय ट्रांसफॉर्म जोन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, स्टील का सिलेक्शन हार्डनेस स्ट्रेंथ डक्टाइल्स के बेसिस पे होता है। वेल्डिंग और कास्टिंग इंडस्ट्रीज में प्रॉपर टेम्परेचर और कूलिंग रेट चूज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आता है स्टील अलॉय स्टील एंड देयर एप्लीकेशन। तो अलॉय स्टील होता है, तो अलॉय स्टील होता है वो एक मतलब अलॉय स्टील एक ऐसा स्टील होता है जिसमें कार्बन के अलावा कुछ और अलॉइंग एलिमेंट भी ऐड किए जाते हैं, जैसे क्रोमियम Cr, क्रोमियम निकेल और मोलिब्डेनम और वेनेडियम, टंगस्टन, मैग्नीज। तो ये सब चीज़ें क्या की जाती हैं आपको कार्बन के अलावा ऐड की जाती हैं। ये एलिमेंट जो होते हैं स्टील की मैकेनिकल, थर्मल, कोरोजन रेजिस्टेंस और वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, टाइप क्या होते हैं अलॉय के टाइप के, अलॉय स्टील के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है लो अलॉय स्टील। इसमें टोटल अलॉइंग एलिमेंट कितने होते हैं लेस देन 5% और ये कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज होता है। ठीक है, हाई अलॉय स्टील टोटल अलॉइंग एलिमेंट कितने होते हैं ग्रेटर देन 5% होता है। एक्सपेंसिव होता है लेकिन सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ होती है। एग्जाम्पल क्या है स्टेनलेस स्टील। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन अलॉइंग एलिमेंट दिए गए हैं एंड इनके इफेक्ट दिए गए हैं। देखो जैसे क्रोमियम Cr, इसका इफेक्ट क्या है क्रोजन रेजिस्टेंस और हार्डनेस। ठीक, निकेल Ni टफनेस, स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस। मैग्नीज Mn स्ट्रेंथ, हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस। और मोलिबेडिनियम तो Mo होता है हाई टेम्परेचर, स्ट्रेंथ, क्रीप रेजिस्टेंस। वेनेडियम V ग्रेन रिफाइनमेंट, हाई स्ट्रेंथ। टंगस्टन W हाई हार्डनेस एट इवेल्युएट टेम्परेचर। सिलिकॉन SI मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल स्टील। अब आता है एप्लीकेशन क्या है भाई। एप्लीकेशन देख लो, एप्लीकेशन क्या है भाई। देखो सबसे पहले अलॉय स्टील टाइप है तुम्हारा स्टेनलेस स्टील। इसका एप्लीकेशन क्या होता है किचन वेयर, सर्जिकल टूल्स और पाइप। हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील का क्या होता है कटिंग टूल, ड्रिल मशीन और ड्रिल्स और मशीन टूल। क्रोमियम स्टील ऑटोमोबाइल पार्ट और गेयर। सिलिकॉन स्टील टरबाइन ब्लेड और शाफ्ट। सिलिकॉन स्टील इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्म एंड मोटर। मैग्नीज स्टील रेलवे ट्रैक और कर्सर। टूल स्टील डाइस हो गया, पंचेस हो गए और टूल्स बिट्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये भाई पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो मटेरियल में क्या करती हैं लोड मतलब फोर्स हो गया, लोड लगने पर उसके बिहेवियर को डिफाइन करती हैं। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो मटेरियल के लोड लगने पर उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, जैसे कि मटेरियल कितना स्ट्रांग है, कब टूटेगा, कितना बेंड होगा। ये सारी प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग डिज़ाइन में मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है मजबूती।
मजबूत कितना मजबूत है, तो डेफिनेशन सुनो, मटेरियल की लोड को रेजिस्ट करने की एबिलिटी बिना फेल हुए। तो मतलब जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल की लोड मतलब स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की एबिलिटी बिना फेल हुए। तो देखो इसमें टाइप क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब पुलिंग फोर्स, रेजिस्ट करता है, पुलिंग फोर्स मतलब हम खींचते हैं तो उसको रेजिस्ट करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रेसिंग फोर्स रेजिस्ट करता है, और शियर स्ट्रेंथ स्लाइडिंग फोर्स को भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। एप्लीके एग्जांपल है, स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसलिए ब्रिजेस में यूज़ होता है, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है, ब्रिज में यूज़ होता है। अब आता है हार्डनेस, ये होता है कठोरता। डेफिनेशन है कि मटेरियल को स्ट्रेच आइडेंटिशन या वियर रजिस्ट करने की कैपेसिटी चेक करना। तो मेजर्ड बाय ब्रेनेल हार्डनेस टेस्ट, BHN एंड रॉकवेल टेस्ट। ये एग्जांपल क्या है, ग्लास और डायमंड बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। टफनेस मतलब धैर्य, ठीक है। मटेरियल की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बिफोर ब्रेकिंग। टफनेस मटेरियल फ्रैक्चर होने से पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है। इम्पैक्ट टेस्ट से मेज़र किया जाता है। ये किससे किया जाता है, इम्पैक्ट टेस्ट से मेज़र किया जाता है, जैसे आपका चेरपी हो गया या आइजॉड टेस्ट हो गया। एग्जाम्पल है इसके, कॉपर, माइल्ड स्टील टफ होते हैं, ठीक है। डक्टाइल, तो डक्टाइल में क्या होता है कि मटेरियल की स्ट्रेचेस होके वायर बनाने की एबिलिटी। स्ट्रेच मतलब डक्टाइल होके, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, एलोंगेट हो जाते हैं फ्रैक्चर से पहले, क्या हो जाते हैं, एलोंगेट हो जाते हैं। ये मेजर्ड बाय परसेंटेज एलोंगेशन इन टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये इनका क्या होता है, इनकी जो डक्टाइल होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है। मेरे को लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गया तो हो गया काम, ठीक है। फिर आता है ब्रिटिलनेस। तो ब्रिटिलनेस क्या होता है, ब्रिटिलनेस मतलब होता है मटेरियल की टेंडेंसी कि वो बिना डिफॉर्मेशन के बिना क्या करते, डायरेक्टली ब्रेक हो जाए। देखो डेफिनेशन क्या, मटेरियल की टेंडेंसी कि वो बिना डिफॉर्मेशन हुए डायरेक्टली ब्रेक हो जाए। ब्रिटिल ब्रिटिल मटेरियल में डक्टिलिटी होती है। ब्रिटिल मटेरियल जो होते हैं उसमें क्या होता है, डक्टिलिटी नहीं होती है। एग्जांपल हो गया आपका ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया एंड ब्रिटिल, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। मेलेबिलिटी हो गया, डेफिनेशन मटेरियल की हार्मिंग या रोलिंग से थिन शीट बनाने की एबिलिटी होती है, एंड ये हाई मेलेबल मटेरियल्स प्रेशर से डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझो, ये गोल्ड सिल्वर मोस्ट मेलेबल मटेरियल होता है। इलास्टिसिटी मटेरियल की अपना ओरिजिनल शेप वापस पाने की एबिलिटी आफ्टर रिमूविंग लोड, और ये ऑब्वियस हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई क्रॉस स्ट्रेन, ये हमारे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। एग्जांपल रबर हो गया आपका, ठीक है। रबर को खींचोगे फिर वो अपने पुराने वाले शेप में आ जाएगा। स्टील इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक प्लास्टिक मटेरियल की परमानेंट डिफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी विदाउट ब्रेकिंग। हाई प्लास्टिसिटी में क्या होगा कि ईजिली शेप जो होंगे चेंज कर सकते हो विदाउट क्रैकिंग। लीड, सॉफ्ट क्ले और हाई प्लास्टिसिटी शो करते हैं, ठीक है। ये कंपेरिजन टेबल है, ठीक है। जो हमारे देखो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेंथ है ये क्या करता है, लोड वियर करने की एबिलिटी बताता है। हार्डनेस क्या करता है, स्ट्रेचेस और वियर रेजिस्टेंस करने की एबिलिटी। टफनेस एनर्जी एब्जॉर्व करने की करके टूटने से बचने की एबिलिटी। डक्टिलिटी वायर बनाने की एबिलिटी, ठीक है। ब्रिटलनेस डायरेक्ट टूट जाना विदाउट वार्निंग। मेलेबिलिटी सीट बनाने की एबिलिटी। इलास्टिसिटी शेप वापस पाने की एबिलिटी। प्लास्टिसिटी शेप परमानेंटली चेंज होने की एबिलिटी। तो मैं एक बात बता दूं कि वीडियो लंबा होगा, 1-1.5 घंटे का भी हो सकता है, बट देख लेना, ठीक है। टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो देखो टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, देखो टेंसाइल टेस्ट एक स्टैंडर्ड मैकेनिकल टेस्ट होता है जिसमें हम स्पेसिमेन पर ग्रेजुअली पुलिंग फोर्स लगाया जाता है। किसको मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, डक्टाइल और फ्रैक्चर बिहेवियर। देखो टेस्ट मशीन क्या होता है, यूटीएम होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। स्पेसिमेन शेप होता है, स्टैंडर्ड राउंड या फॉल्ट स्पेसिमेन होते हैं। तो ड्यूरिंग द टेस्ट वी ऑब्जर्व मटेरियल कितना स्ट्रेच होता है, कितना लोड पे यील्ड या ब्रेक होता है, क्या परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो देखो एक्सप्लेनेशन है O2A पॉइंट।
तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, इसमें हुक्स लॉ वैलिड है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्लोप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है, ई इक्वल टू बी हमारा क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। ये डिफॉर्मेशन रिकवरेबल है एंड बियॉन्ड बी परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बी टू सी ये हमारा यील्ड पॉइंट होता है। मटेरियल प्लास्टिक जोन में चला जाता है एंड सडन इंक्रीज इन स्ट्रेस एट कांस्टेंट स्ट्रेस एंड माइल्ड स्टील के लिए ऊपर मतलब अपर एंड लोअर यील्ड में पॉइंट, ठीक है। सी टू डी स्ट्रेन हार्डनिंग, मटेरियल स्ट्रांग होता है और स्ट्रेस राइज करता है, ठीक है। डी टू ई अनलिमिटेड टेस्ट स्ट्रेस, यूटीएस मैक्सिमम स्ट्रेस बिफोर नेकिंग स्ट्रेस एंड ई टू एफ में क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है, मटेरियल हमारे यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ये डायग्राम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है। ऑलमोस्ट लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, नो यील्ड पॉइंट एंड नो नेकिंग, सडन फ्रैक्चर एट लो स्ट्रेन, ब्रिटल मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, डायरेक्टली टूट जाते हैं। तो यहाँ पे देखो फीचर्स हैं कंपेरिजन डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल का। तो डक्टाइल में क्या होता है, देखो सेफ बिफोर फ्रैक्चर। तो डक्टाइल में क्या होता है, नेकिंग होता है। ब्रिटल में क्या होता है, ब्रेक सडनली। एनर्जी एब्जॉर्प्शन इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉन लीनियर आफ्टर यील्ड, ये मोस्टली लीनियर होता है। एग्जांपल माइल्ड स्टील, कॉपर, ग्लास, कास्ट आयरन। फ्रैक्चर टाइप कप कोन फ्रैक्चर और फ्लैट और सडन, ठीक है। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये यील्ड पॉइंट मतलब स्ट्रेस एट विच परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट, यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन वियर, फ्रैक्चर पॉइंट जहाँ स्पेसिमेन टूट जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ ए लीनियर पार्ट ओ टू ए। तो ये तुम्हारा डायग्राम है, तो आप देख सकते हो। ये आप देखो यहाँ पे तुम्हारा रन और राइज, यहाँ यील्ड पॉइंट होता है, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, ये नेकिंग स्ट्रेट हार्डनिंग, और यहाँ पे फ्रैक्चर होती है। यंग मॉडुलस स्लोप इक्वल टू राइज अपॉन रन होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस होता है और यहाँ पे स्ट्रेन होता है, ठीक है। नाउ अब आगे हम बढ़ते हैं। हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी मटेरियल में लगने वाले स्ट्रेस उसमें होने वाले स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, नो यूनिट। ई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर सॉरी। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, वो पॉइंट जहाँ तक मटेरियल डिफॉर्म होने के बाद ओरिजिनली शेप में वापस आ जाते हैं। अगर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के बाद बढ़े तो परमानेंट क्या हो जाते हैं, डिफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉडुलस बताता है कि मटेरियल कितना रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को जब उस पर ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, यानी मटेरियल की स्टिफनेस। फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब सिग्मा अपॉन ई भी कर सकते हो, ठीक है। यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट एन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल होती है। इंजीनियरिंग में जीपीएम गीगा पास्कल। यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के एग्जांपल स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर। इसका बिहेवियर क्या होता है, स्टील का वेरी स्टिफ, एल्यूमिनियम का मीडियम स्टिफनेस, कॉपर का फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग, रबर का वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्टिंग। सो हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस टेस्टिंग एंड मटेरियल। तो देखो हार्डनेस क्या होती है, मटेरियल की एबिलिटी को रेजिस्ट मतलब रेजिस्ट इंडेंटिएशन और स्क्रैचिंग या बियर। मतलब सीधा सीधा है हार्डनेस बताना, मतलब भाई तुम एक लकड़ी का मतलब लकड़ी का गट्ठा लो एंड उसकी हार्डनेस चेक करो। मतलब अगर तुमने एक कुल्हाड़ी मारी टूट गया तो उसकी हार्डनेस कम है, एंड अगर नहीं टूटा तो उसकी हार्डनेस बढ़िया है। तो देखो हार्ड मटेरियल कट नहीं होते हैं, इसे जो हार्ड होते हैं वो कट नहीं होते, स्क्रैचेस और डेंट रेजिस्ट कर लेते हैं। मतलब तुम अगर उसमें मारोगे तो वो डेंट रेजिस्ट कर लेगा लेकिन कटेगा नहीं। जैसे हमारे डायमंड को तुम चाहे जितना काटो, किसी भी टूल से काटो, लेकिन वो कटेगा नहीं। उसमें डेंट आ जाएंगे और स्क्रैचेज आ जाएंगे, लेकिन वो कटेगा नहीं। टूल स्टील हो गया और ग्लास हो गया। अब कॉमन हार्डनेस टेस्ट देख लो, ब्रेनेल टेस्ट, बिकर टेस्ट एंड रॉकवेल टेस्ट। तो इंडेंटियर यूज, ब्रेनेल में क्या होता है, स्टील और टंगस्टन बॉल का यूज़ किया जाता है।
लोड अप्लाइड ऑन हैवी लोड, नोट क्या रफ सरफेस के लिए बेस्ट होता है। विकर्स टेस्ट डायमंड पिरामिड में यूज़ होता है, डायमंड पिरामिड और किस में लाइट लोड में अप्लाइड किया जाता है। इसके नोट्स क्या हैं कि वेरी एक्यूरेट होता है ऑल मटेरियल। रॉकवेल टेस्ट स्टील डायमंड कोन में यूज़ किया जाता है, वेरियस स्केल और डायरेक्ट रीडिंग मिलता है इसमें, ठीक है। ब्रेनल टेस्ट BHN क्या होता है, देखो ब्रेनल टेस्ट क्या होता है, ये एक स्टील वॉल को मटेरियल सरफेस पर प्रेशर पर प्रेस करता है और जो धब्बा बनता है, इंडेंटेशन बनता है, उसके डायमीटर के बेसिस पे हम क्या करते हैं BHN कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हार्डनेस टेस्ट किया, ये हमारा धब्बा बन गया, मतलब एक वो बन जाता है ना यार, डेंट टाइप का, उसको बोलते हैं। ये तुम्हारा फार्मूला है, इसको याद कर लेना। P क्या होता है, लोड अप्लाइड। D हमारा डायमीटर ऑफ स्टील वॉल। D हमारा डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन ऑन स्पेसिमेन, तो ये वही है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हाई BHN हार्ड मटेरियल, लो BHN सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑन मटेरियल। सो देखो इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है। इम्पैक्ट टेस्ट मटेरियल टफनेस चेक करता है कि यानी तुम्हारी एनर्जी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सडन लोड लगाने पर। टाइप क्या होते हैं, आइजॉड टेस्ट और चेरपी टेस्ट। केसिंग हैमर होता है और डक्टाइल मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। और मोस्टली डक्टाइल और यूज़ होता है डक्टाइल मटेरियल में, ठीक है। और चेरपी में हॉरिजॉन्टल होता है, ये अपोजिट नॉच में होता है, एंड ब्रिटल मटेरियल में होता है। पेंडुलम यूज़ किया जाता है स्पेसिमेन को हिट करने के लिए, एंड डिफरेंस इन एनर्जी बिफोर आफ्टर इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो इंटरप्रिटेशन मटेरियल टाइप डक्टाइल है, ये बिहेवियर अंडर द इम्पैक्ट डिफॉर्म होता है फिर ब्रेक होता है। हाई एनर्जी एब्जॉर्ब, ये बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रिटल, ये सडन फ्रैक्चर आता है इसमें और इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। एग्जांपल देख लो, माइल्ड स्टील, डक्टाइल और हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, कार्बन आयरन और ब्रिटल और लो इम्पैक्ट। तो देखो यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया 31 मिनट में। अब हम इसको पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 मेजरमेंट। दो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर या फोर्स को किसी स्टैंडर्ड यूनिट के कंपैरिजन में एक्सप्रेस करना, ठीक है। डेफिनेशन ये क्वांटिटी विथ आ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लाइक क्वांटिटी क्या है आपका यूनिट। पर्पज ऑफ मेजरमेंट मतलब इंजीनियरिंग में क्या है, मशीन पार्ट के डायमेंशन एंड लोड। मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी चेक करना एंड स्टैंडर्डाइजेशन चेक करना। साइंटिफिक रिसर्च, एक्यूरेट डेटा कलेक्शन, डेली लाइफ, वेट, डिस्टेंस, टेम्परेचर एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है मेजर्ड है, स्टैंडर्ड है, इंस्ट्रूमेंट है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, एरर है एंड कैलिब्रेशन है, ठीक है। इनके मीनिंग आपको पता होंगे, नहीं पता है तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे को वीडियोस थोड़ा सा लेंदी नहीं बनाना है इस वजह से। टाइप ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, डायरेक्ट टाइप होता है और इनडायरेक्ट टाइप होता है। तो डायरेक्ट टाइप क्या होता है, जब क्वांटिटी को डायरेक्टली किसी स्केल या इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेजर होता है। जैसे एग्जांपल, रूलर से लेंथ और थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापना। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, जब क्वांटिटी को किसी और पैरामीटर के जरिए कैलकुलेट किया जाए, जैसे वोल्टेज और एंड करंट से रेजिस्टेंस निकालना, लाइक ओम्स लॉ। टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले आता है लीनियर, मतलब ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर इसके एग्जांपल। एंगुलर, प्रोटेक्टर और साइन बार। प्रेशर, मानोमीटर और प्रेशर गॉज। टेम्परेचर, थर्मोमीटर और थर्मोकपल। इलेक्ट्रिकल, वोल्टमीटर, अमीटर और मल्टीमीटर। एरर इन मेजरमेंट, तो एरर इन क्या है, टाइप ऑफ एरर क्या है, सिस्टमेटिक एरर। इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रिपीटेड गलती ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट या सेटिंग। इसका एग्जांपल जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। फिर दूसरा आता है रैंडम एरर, ये क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन ड्यू टू अननोन फैक्टर। इसमें किसमें होते हैं, ह्यूमन आई और पैरालेक्स एरर। ग्रॉस एरर, ह्यूमन मिस्टेक ड्यूरिंग रीडिंग, रॉन्ग स्केल रीडिंग हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई इसके, एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है, प्रिसीजन मतलब रिपीटेबल होता है, मिनिमल एरर होती है, इजी टू कैलिब्रेट होता है, कंसिस्ट रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशन। अब मेजरमेंट एरर क्या होती है, तो मेजरमेंट अंडर क्या एरर क्या होती है, देखो मेजरमेंट एरर का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस, एक्चुअल और मेजर वैल्यू के डिफरेंस। तो एरर इज इक्वल्स टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आइडियल केस क्या होता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो तो उसे मेजर वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एरर आना नॉर्मल है। तो टाइप ऑफ एरर क्या होता है, 3 प्रकार के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला आता है सिस्टमेटिक एरर, मतलब ये एरर बार बार
सेम कंडीशन में रिपीट होता है, यानी प्रिडिक्टेबल होता है। कॉज क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट हो सकता है, एनवायरमेंटल में इफेक्ट या रॉन्ग कैलिब्रेशन, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर, देखो इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, ऑप्शनल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब जो आपको फॉल्टी डिवाइस हो सकता है। एनवायरमेंटल में क्या होता है, हाई टेम्परेचर या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कर सकती है। ऑब्जर्वेशनल, ह्यूमन से मिस्टेक हो सकती है। फ्लेक्सिबल होता है, यस, बाय कैलिब्रेशन और कोलैबोरेशन, कोरिएक्शन, करेक्शन सॉरी। फिर आता है रैंडम एरर, तो ये अनएक्सपेक्टेड होती है और हर मेजरमेंट में डिफरेंस होती है। जैसे कॉज क्या है, ह्यूमन लिमिटेशन, स्लाइड वेरिएशन और फ्लक्चुएशन और इलेक्ट्रिकल नॉइज, ठीक है। सो इसके एग्जांपल क्या है, एक एक जो वोल्ट मीटर होता है, हर रीडिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एक पर्सन हर बार अलग अलग ही रीडिंग लेता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, नहीं, नॉट फुल्ली, कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग एंड एवरेजिंग, ठीक है। फिर आता है ग्रॉस एरर, तो ये ह्यूमन नेग्लिजेंस या सिली मिस्टेक्स की वजह से होता है, ठीक है। क्यों होता है, गलत रीडिंग लेना, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ करना, मिस प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब आता है आपका क्या एग्जाम्पल है, 60 सेंटीमीटर को 600 सेंटीमीटर पढ़ लेना, अमीटर को वोल्ट मीटर समझ लेना। फ्लेक्सिबल होता है, यस, बाई प्रॉपर ट्रेनिंग एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन हो तो भाई ये सक्सेसफुल होता है। अब आता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, कम टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स स्लो मूव करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, सेल्सियस सी होता है, कॉमनली डेली लाइफ में यूज़ होता है। फ़ारेनहाइट एफ होता है, यूज़ होता है यूएसए में। केल्विन होता है के, ये एसआई यूनिट होता है। कन्वर्जन ये लिखा हुआ है। और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, थर्मोमीटर, ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है। एप्लीकेशन बॉडी और रूम टेम्परेचर में यूज़ होता है। थर्मोकपल, सी बैक इफेक्ट, वोल्टेज बाई हीट, इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है। पायरोमीटर, रेडिएशन बेस्ड, ये हाई टेम्परेचर में यूज़ होता है। रियल लाइफ के एग्जांपल, वाटर बॉयल्स 100 डिग्री, ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर वो फोर्स हुआ है जो किसी सरफेस पर यूनिट एरिया लगाए जाते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर की यूनिट पास्कल, बार, एटीएम, एमएमजी, एमजी, इनके सबके सिंबल हैं एंड इनकी वैल्यू लिखी हुई है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब आता है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मैनोमीटर और बॉर्डन, गॉज और पाई जो इलेक्ट्रिक सेंसर, तो देखो ये लिक्विड कॉमन डिस्प्लेसमेंट में यूज़ होता है, लेबोरेटरी में यूज़ होता है। इलास्टिक ट्यूब, स्टीम गैस सिलेंडर, और कन्वर्ट करता है प्रेशर को टू बोल्ट में, वोल्टेज में। और ये एरिया, एप्लीकेशन एरिया कहाँ है, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिव में, ठीक है। टाइप ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एयर प्रेशर और अर्थ सरफेस। गॉज प्रेशर, मेजर्ड प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रियल लाइफ के एग्जांपल क्या है, टायर प्रेशर इतना, प्रेशर कुकर, बिल्ड प्रेशर टू राइज बॉइलिंग पॉइंट, वेदर फोरकास्टिंग यूज़ करो, बायोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है। फिर आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मेजर कैसे, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ होता है भाई ये। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, टेकोमीटर, सो मेज़र किया जाता है रोटेशनल स्पीड, इंजन आरपीएम और मोटर स्पीड, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप फ्लैशिंग लाइट के थ्रू स्पीड दिखाता है। फैन हो गया, रोटर हो गया, एट्सेट्रा। और डॉपलर रडार मतलब डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करता है पुलिस, स्पीड गन या व्हीकल। फ्लो मेजरमेंट बताता है कि फ्लूइड, लिक्विड या गैस कितनी क्वांटिटी में और किस रेट में पाइप या चैनल से गुजरता है। देखो जो फ्लो मेजरमेंट होता है ये क्या बताता है कि जो हमारा फ्लूइड है वो कितनी क्वालिटी या कितनी क्वांटिटी में किस रेट से पाइप या चैनल से गुजर रहा है। टाइप ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। एरिया और वेलोसिटी, ये क्यू इक्वल टू ए क्रॉस वी, मास फ्लो रेट रो इंटू क्यू होता है। अब आता है फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेंचुरीमीटर, ऑर्फिस मीटर एंड रोटामीटर एंड टर्बाइन फ्लो मीटर, ठीक है।
और स्ट्रेन मेज़रमेंट कैसे होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को फ़ोर्स लगाया जाता है तब वो थोड़ा स्ट्रेस या कंप्रेस होता है, इसे रिलेटिव डिफ़ॉर्मेशन या स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल, ठीक है? डेल एल क्या होता है? चेंज इन लेंथ, एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रेन गॉज, वायर गॉज, ठीक है? फ़ोर्स फ़ोर्स मेज़रमेंट कैसे होता है? किसी ऑब्जेक्ट पर फ़ोर्स लगने वाली पुश या पुल वैल्यू, जो किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फ़ोर्स लगाते हैं या तो पुश होता है या तो पुल होता है। तो फ़ोर्स इक्वल टू मास इनटू ए, ठीक है? तो मा फ़ोर्स मेजरिंग डिवाइस क्या है? स्प्रिंग बैलेंस लोड सेल और हाइड्रोलिक लोड सेल, ठीक है? टॉर्क मेजरमेंट, टॉर्क एक रोटेशनल फ़ोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाती है। टॉर्क इक्वल टू एफ इनटू आर। एफ क्या होता है? फ़ोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? अब आता है आपका टॉर्क का मेजरिंग, टॉर्क ब्रेंच, टॉर्सन मीटर एंड स्ट्रेस गॉज बेस्ड टॉर्क सेंसर, ठीक है? अब आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट या इंटरनल, एक्सटर्नल और डेप्थ डायमेंशन को एक्यूरेट मेजर करता है। ये टूल 1 mm से छोटी वैल्यूज़ के एक्यूरेटली मेजर को दे सकता है। इसके मेन पार्ट क्या होता है? मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, आउटसाइड जॉज होते हैं, इनसाइड जॉज होते हैं, डेप्थ प्रोब होती है और लॉकिंग स्क्रू होता है। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? लीस्ट काउंट हम फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू जो वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? एल सी इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस वैल्यू ऑफ 1 VSD, ठीक है? ये एग्जांपल है, ठीक है? यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का एलसी होता है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। इसकी वर्किंग क्या है भाई? वर्किंग देख लो। ये वर्नियर कैलिपर का काम टू स्केल का डिफरेंस, मतलब मेन एंड वर्नियर पर बेस्ड होता है। जब ऑब्जेक्ट मेजर किया जाता है तो दोनों स्केल का मैचिंग पॉइंट चेक किया जाता है टू गेट एक्यूरेट वैल्यू। अब इसके देखो फार्मूला क्या है? टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू एलसी। तो टाइप ऑफ मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर, एक्सटर्नल मेजर, इंटरनल मेजर एंड डेप्थ मेजर। एक्सटर्नल मेजर आउटर जॉज, इंटरनल मेजरमेंट इनर जॉज, डेप्थ मेजर डेप्थ प्रूफ, ठीक है? ये सैंपल रीडिंग है आपके एग्जांपल के लिए, तो आप देख लीजिए। ये आपका क्या है? डायग्राम है, ठीक है? तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है? ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? माइक्रोमीटर क्या होता है? ये माइक्रोमीटर को स्क्रू जॉब भी बोलते हैं। तो माइक्रोमीटर या स्क्रू गॉज एक हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट के बहुत ही छोटे डायमेंशन का मेजर करता है, जैसे वायर हो गया, सीट हो गया या स्मॉल रॉड के डायमीटर हो। माइक्रोमीटर से हम 0.01 mm तक एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। इसके मेन पार्ट क्या होते हैं? फ्रेम होता है, एनवेल होता है, सिलेंडर होता है, स्लीव होता है, थिम्बल होता है, रेट 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 चैट होता है एंड लॉक नट होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है भाई इसका? माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट उसकी मेन स्केल और सर्कुलर स्केल के डिवीजन पर डिपेंड करती है, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला है एल सी इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पिच, ठीक है? तो यहाँ पे पिच इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय स्प्लेंडर इन वन फुल रोटेशन, टिपिकल पिच 0.0 mm, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 होते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर 0.01 mm। इसकी वर्किंग देख लो। माइक्रोमीटर काम करता है स्क्रू प्रिंसिपल पर, जिससे रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में क्या किया जाए? कन्वर्ट किया जाए। जैसे ही आप थिम्बल को रोटेट करते हैं, स्प्लेंडर आगे या पीछे मूव करता है और ऑब्जेक्ट की ग्रिप बनती है, ठीक है? फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। ये आपका एक एग्जांपल है, रीडिंग दी गई है। यूज़ कहाँ होता है? स्मॉल वायर डायमीटर में यूज़ होता है, सीट थिकनेस, पेन या बोल्ट मेजरमेंट में यूज़ होता है, ठीक है? ये आपका इसका डायग्राम है, सो आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज़ इसको अच्छे से बना के। अब आता है डायल गॉज या डायल इंडिकेटर। तो डायल गॉज या डायल इंडिकेटर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी ऑब्जेक्ट या वेरी स्मॉल लीनियर डिपेंडेंट या डेविएशन को एक्यूरेटली मेजर करता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? प्रिसीजन मैकेनिक्स में, अलाइनमेंट में एंड राउंडनेस चेक करने में होता है। इसके मेन पार्ट क्या होते हैं? प्लंगर या स्प्लिंटर होता है, रैक या पिनियन होता है, डायल या स्किल होता है एंड नेडल होती है एंड ब्लेजर होता है एंड बैक लग होता है। वर्किंग क्या है भाई? भाई तुम लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि 44 हो गया है, तो सोच रहा हूँ कि 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है? डायल गॉज क्या होता है? डायल गॉज काम करता है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म पर। कैसे काम करता है? प्लंगर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है या उसकी हाइट में वेरिएशन होती है तो प्लंगर मूव होता है, ठीक है? प्लंगर के लिए लीनियर मूवमेंट रैक एंड पिनियन
से रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट होती है। एंड रोटेटरी मोशन नीडल को मूव करता है और डायल पर जो रिप्लेसमेंट शो करता है। लिस्ट काउंट एंड रेंज क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है 0.0 mm। रेंज क्या होती है? +- 10 mm तक होती है, ये मॉडल के हिसाब से। एप्लीकेशन क्या होते हैं? मशीन अलाइनमेंट, राउंडनेस या फ्लैटनेस चेकिंग, रन आउट चेक और कंपेरेटिव मेजरमेंट। टाइप ऑफ डायल गॉज क्या होता है? प्लंगर टाइप क्या होता है? वर्टिकल मोशन बेस्ड, स्टैंडर्ड टाइप, लेवल टाइप, टेस्ट इंडिकेटर, एंगुलर मूवमेंट, स्मॉलर साइज, डायल डिजिटल डायल इंडिकेटर डिजिटल रीडिंग के साथ होता है। ये आपका डायग्राम है, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्लिप गॉज क्या होता है? स्लिप गॉज या गॉज ब्लॉक एक हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसका फिक्स्ड एंड नोन थिकनेस होता है, जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को वेरीफाई या कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन्हें जॉनसन गॉज भी कहा जाता है, इन्वेंटेड बाय कार्ल जॉनसन। ठीक है। मटेरियल ऑफ स्लिप गॉज हार्डेंड स्टील, मतलब मोस्ट कॉमन है सिरामिक, नॉन रस्टिंग है और हार्डर है टंगस्टन कैर्बिड। ठीक है। ये मोर वियर रेजिस्टेंस। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्यूरेसी बढ़िया होती है, सरफेस फिनिश, फ्लैटनेस और वियर रेजिस्टेंस हाई होता है। वर्किंग क्या है? स्लिप गॉज को व्रिंगिंग टेक्निक से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। व्रिंगिंग का क्या मतलब होता है? जब दो स्लिप गॉज को प्रेशर के साथ घिस कर चिपकाया जाता है तो उनका जो कांटेक्ट होता है वो इतना स्मूथ होता है, वो एयर टाइट बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रोसेस को रिंगिंग कहते हैं, व्रिंगिंग बोल सकते हैं। एंड ये गॉज एक दूसरे के मैग्नेटिकली नहीं होते हैं, सरफेस मॉलिकुलर अट्रैक्शन से चिपकते हैं। ठीक है। यूज़ कहाँ होता है? कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिसीजन मेजरमेंट, मशीन टूल अलाइनमेंट, एंगल ब्लॉक के साथ यूज़ होता है। ठीक। स्लिप गॉज सेट है, तुम इसको देख लें। टाइप ऑफ स्लिप गॉज क्या होता है? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एंगल स्लिप गॉज और वियर ब्लॉक और कैलिब्रेशन गॉज एट्सेट्रा। साइन बार एक प्रिसीजन टूल होता है जो किसी सरफेस या ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट एंगल मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, मेनली इन मेट्रोलॉजी लैब्स। ठीक है। वर्किंग क्या है? ये साइन रूल ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। साइन थीटा इज इक्वल टू h/L। ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या होता है? एंगल टू बी मेजर्ड। h क्या होता है? हाइट डिफरेंस बिटवीन रूलर्स। एंड L होता है सेंटर डिफरेंस बिटवीन टू रूलर्स। ठीक है। यूज़ कहाँ होता है? एंगल मेजरमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ टेपर सरफेस, टेपर ऐसा। ठीक है। बाकी टूल सेटिंग इन मशीन, स्टैंडर्ड साइज 100 mm, 200 mm साइन बार। इंपॉर्टेंट क्या है? स्लिप गॉज के साथ यूज़ होता है, हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है, टेम्परेचर कंट्रोल जरूरी होता है। कॉम्बिनेशन सेट एक मेजरिंग टूल का सेट होता है जिसमें 3 मेन टूल होते हैं: स्केल, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। ठीक है। इसमें मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? स्टील रूल होता है या स्केल होता है, स्क्वायर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है और सेंटर हेड होता है। यूज़ कहाँ होता है? मार्किंग एंड लेआउट वर्क में यूज़ किया जाता है, एंगुलर मेजरमेंट में होता है, चेकिंग फ्लैटनेस स्क्वायर में होता है, एंड यूज इन कारपेंट्री मशीन शॉप में होता है। अब देखो पार्ट 2 है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये तुम्हारा एलिमेंट्री थ्योरी है, तो इसमें कास्टिंग पढ़नी। तो मोल्टन मेटल को एक प्री डिफाइंड मोल्ड में डालकर डिजायर्ड शेप बनाया जाता है। ठीक है। स्टेप क्या? पैटर्न मेकिंग, मोल्ड प्रिपरेशन, पावरिंग मोल्टन मेटल एंड कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन एंड फ्लेटिंग या क्लीनिंग। मतलब ये कॉम्प्लेक्स यूज़ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मेटल पार्ट लाइक इंजन ब्लॉक्स, टूल्स एक्सेट्रा। तो कारपेंट्री, वुड को कट करो, शेप करो, जॉइन करो और फिनिश करना और यूजिंग टूल्स। कॉमन ऑपरेशन, स्विंग, प्लानिंग, चीजलिंग, ड्रिलिंग, जॉइनिंग या नेल्स या ग्लू। हैमर, टूल्स कौन कौन से यूज? हैमर हो गया, चिजिल हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया और जैक प्लेन हो गया। वेल्डिंग, दो मेटल पार्ट को हीट या प्रेशर के जरिए परमानेंटली ज्वाइन करना। टाइप आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, मिग या टिग वेल्डिंग। एप्लीकेशन फैब्रिकेशन, रिपेयर, पाइपलाइन, ऑटोमोबाइल। लेथ मशीन एग्जाम में आ सकता है, छोड़ना मत। लेथ मशीन एक मशीन टूल है जिसमें हम क्या करते हैं? वर्क पीस को रोटेट करते हैं और कटिंग टूल फिक्स होता है। इसका यूज़ सिलेंड्रिकल पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया था। बेसिक काम क्या है कि मटेरियल को अनवांटेड पार्ट से
हटा कर क्या करते हैं, हम उसको रिक्वायर्ड शेप देते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड शेप होता है। इसकी वर्किंग क्या है, रोटेटिंग वर्क पीस के अगेंस्ट एक सैनिटरी कटिंग टूल होता है। वर्क पीस को चंक में माउंट किया जाता है, चंक रोटेट किया जाता है बाई मोटर, टूल स्टेशनरी होता है और फीड फीड दिया जाता है एंड कटिंग प्रोसेस होती है। इसमें लेथ मशीन में पार्ट क्या होते हैं, बेड होता है, हेड स्टॉक, चंक, टेल स्टॉक, कैरेज होता है, टूल पोस्ट होता है एंड लीड स्क्रू होता है। लेथ मशीन के ऑपरेशन क्या है, टर्निंग, डायमीटर कम करना, फेसिंग एंड सरफेस को फ्लैट मतलब स्मूथ बनाना, कर्लिंग, पैटर्न बनाना फॉर ग्रिप, थ्रेडिंग, एक्सटर्नल थ्रेड कट करना, ड्रिलिंग, टेल स्टोक में ड्रिल लगाकर होल करना और पार्टनिंग, वर्क पीस को कट करके अलग करना, टेपर टर्निंग, सर्कुलर टेपर बनाना। ठीक है। टाइप क्या होते हैं लेथ मशीन के, इंजन लेथ, बेंच लेथ, कैप्स्टन एंड टर्नेट, सीएनसी लेथ। ठीक है। और स्पीड लेथ एडवांटेज क्या है, वो वर्सटाइल होता है, इजी सेटअप एंड ऑपरेशन होता है, हाई एक्यूरेसी एंड सिमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं। लिमिटेशन क्या है भाई इसकी, ये सिर्फ सिलेंड्रिकल एंड सिमेट्रिक पार्टली मैनुअल में स्किल रिक्वायर्ड होती है। लेथ मशीन के डायग्राम में क्या, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, टूल पोस्ट एंड लीड स्क्रू। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है आपका क्या, ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन क्या है, एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज़ हमें होल बनाने के लिए किया जाता है। किसी सॉलिड मटेरियल जैसे मेटल हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें रोटेटिंग ड्रिल बिट को वर्टिकल फोर्स के साथ हम वर्क पीसेस में प्रेस किया जाता है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये भाई क्या करती है, रोटेटिंग ड्रिल बिट को वर्क पीसेस में एक्सियल प्रेशर के साथ अप्लाई करते हैं। ड्रिल बिट को चंक में होल्ड किया जाता है, ड्रिल स्पिंडल से रोटेट होता है मोटर के थ्रू, एक्सियल फोर्स से ड्रिल बिट को मटेरियल में फीड किया जाता है। कटिंग एक्शन से क्या होता है, होल बन जाते हैं। इसके मेन पार्ट क्या है, बेस है, कॉलम है, स्प्लिंडल है, ड्रिल हेड है, चंक है, टेबल है, मोटर है, एटसेट्रा। ऑपरेशन क्या है, ड्रिलिंग से क्या होता है, सर्कुलर होल बनाना, रिमेनिंग होल की सरफेस को इम्प्रूव देना, फिनिशिंग देना। ठीक है। बोरिंग, होल के डायमीटर को बढ़ाना, और काउंटर बोरिंग, होल के ऊपर एक फ्लैट बॉटम बड़ा होल बनाना। ठीक है। काउंटर सिंकिंग, कॉनिकल होल बनाना, टेपिंग, थ्रेडेड होल बनाना। ठीक है। टाइप ऑफ ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, रेडियल, गैंग और मल्टी स्प्लेंडेड ड्रिल मशीन। एप्लीकेशन क्या है, होल इन मशीन पार्ट्स और फिटिंग कंपोनेंट, थ्रेडिंग इंटरनल पार्ट, मास प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज एंड वुड वर्क इन एंड फैब्रिकेशन। एडवांटेज क्या है भाई, सिंपल एंड इजी यूज, ऑपरेट होता है, मल्टीपल टाइप एंड ऑपरेशन पॉसिबल है, एक्यूरेट एंड फास्ट होल मेकिंग होता है, सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड हैवी जॉब्स। लिमिटेशन, ओनली सर्कुलर होल्स पॉसिबल एंड लिमिटेड टू वर्टिकल ड्रिलिंग, नॉट सुटेबल फॉर इरेगुलर और एसिमेट्रिक जॉब्स। तो ड्रिलिंग मशीन का बेस, कॉलम, ड्रिल हेड, चंक विथ ड्रिल बिट और वर्क टेबल और वर्क पीसेस। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब ना यूनिट नंबर 3। तो देखो, अब शुरू होता है हमारा फ्लूइड्स। बेसिक ये फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। इसमें लिक्विड और गैस दोनों होते हैं। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखो, तो प्रॉपर्टी क्या, सबसे पहले आता है आपका डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हो गया आपका रो, मास पर यूनिट, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कोसिटी, फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस को फ्लो थिकनेस, और ये आपका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मतलब फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल, कंप्रेसिबिलिटी, प्रेशर के चेंज पर वॉल्यूम चेंज करना, सरफेस टेंशन, फ्लूइड के सरफेस पे एक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स। तो भाई तुम स्क्रीनशॉट ले लेना या पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टाइप क्या होते हैं फ्लूइड के, आइडियल फ्लूइड, इसमें नो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल होता है। रियल फ्लूइड, एक्चुअल फ्लूइड हैव विस्कोसिटी। न्यूटेनियन फ्लूइड, विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड, विस्कोसिटी चेंज विथ फोर्स। कंप्रेसिबल गैस, वॉल्यूम चेंज इन विथ प्रेशर। एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, वॉल्यूम रिमेंस सेम मोस्टली। भाई मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, अगर तुमको इनको डिटेल में पढ़ना है तो यूनिट नंबर 3 के 1 शॉट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन ने बताया है कि विस्कस फोर्स शेयर स्ट्रेस के डी अपॉन डी वाई। तो फिर हमारा टाउ क्या होगा, शेयर स्ट्रेस होगा, म्यू हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, डी अपॉन डी वाई विस्कोसिटी
ग्रेडियंट होगा। न्यूटोनियन फ्लूइड्स फॉलो क्या करता है, डिस लॉ, ठीक है। पास्कल लॉ में आता है भाई, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये हर एक डायरेक्शन में होता है। इसका यूज़ हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है, हाइड्रोलिक जैक और ब्रेक्स में। बर्नौली का इक्वेशन है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बर्नौली ने बताया है कि फ्लूइड के मोशन में तीन इंजरीज होती हैं। पहला पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो रो ये प्रेशर हेड होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी हेड होता है एंड इवोल्यूशन हेड होता है। ये बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक ने। इसका यूज़ वेंचुरीमीटर, पाइटॉट ट्यूब और फ्लूइड फ्लो में और कहाँ पे एनालिसिस एटसेट्रा में होता है। अब आता है हाइड्रोलिक मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक मशीन ऐसा मशीन जो फ्लूइड प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे पास्कल लो। पंप्स फ्लूइड को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में भेजने में काम करता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पिस्टन टाइप पंप होता है, हाई प्रेशर लो डिस्चार्ज होता है एंड सक्शन एंड डिलीवरी स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। फिर टरबाइंस, देखो टरबाइन में क्या होता है, वाटर की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब फ्लूइड की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे टाइप क्या है, इम्पल्स, वाटर जेट हिट्स द ब्लेड, पेलेटन व्हील है, रिएक्शन प्रेशर एंड वेलोसिटी दोनों का यूज़ होता है। फ्रेंचाइज एंड कैल्पन, ठीक है। यूनिट नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर या स्पेस, जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र और ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। टाइप क्या है भाई, टाइप है सबसे पहले ओपन, इसमें क्या करते हैं, मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफ़र होते हैं। क्लोज में क्या होता है, ओनली एनर्जी बस ट्रांसफ़र होती है। आइसोलेटेड में ना मास होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन मास। इंटेंसिव में वॉल्यूम, मास, एनर्जी डिपेंड ऑन मास, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड प्रोसेस, स्टेट क्या होता है, जब प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होती हैं। तो क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर। प्रोसेस क्या होता है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो टेम्परेचर में ए इक्वल टू सी होगा, ठीक है। मान लो तुम ए बी सी, अगर ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है तो अल्टरनेटली ये होगा ए का सी। इसका यूज़ थर्मोमीटर बनाने के लिए होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस ट्रांसफर होती है। क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्लू। क्यू हमारा हीट है, डेल यू हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डब्लू हमारा वर्क डन। सेकेंड लॉ क्या कहता है, हीट कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर नहीं होती विदाउट एक्सटर्नल वर्क। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है, इसी लॉ से आता है डिसऑर्डर। हीट इंजन इफिशिएंसी लिमिटेड होती है। थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आइसोबैरिक, आई आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक। तो इसमें आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में नो हीट एक्सचेंज, और इसमें फॉलो पी वी की पावर एन इक्वल टू सी। एंथैल्पी एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। एंट्रोपी एस इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। स्टीम इंजीनियरिंग बॉयलर, ये एक क्लोज्ड वेसल्स जिसमें वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है बाय बर्निंग फ्यूज। सो इसके टाइप देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, ट्यूब कंटेंट, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, एग्जाइज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यूज ऑफ ड्रोनेट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मोबिलिटी, स्टेशनरी और मोबाइल। माउंटनिंग एंड एसेसरीज में क्या होता है, माउंटनिंग मतलब सेफ्टी रिलेटेड, प्रेशर गॉज, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वॉल्व और स्टीम स्टॉप वॉल्व। एसेसरीज इफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, फीड पंप। और ड्रॉट ड्रॉट का मतलब होता है एयर का फ्लो थ्रू द बॉयलर। ये दो टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे होता है, चिमनी से एयर फ्लो होता है, आर्टिफिशियल फैन या ब्लावर से फोर्स बाई एयर, ठीक है। बॉयलर इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, तो इफिशिएंसी क्या होता है, हीट यूज बाई स्टीम अपॉन हीट सप्लाइड बाई फ्यूल इंटू 100, ठीक है। स्टीम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सैचुरेटेड स्टीम मतलब टेम्परेचर इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट, सुपर हीटेड स्टीम टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट। यूज़ कहाँ होता है, पावर जनरेशन या हीटिंग में होता है। स्टीम टेबल का यूज़ प्रॉपर्टी इन एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर देखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।
सो अब यूनिट नंबर हमारा 5 स्टार्ट होता है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का वर्किंग देखो, स्टीम इंजन क्या है, एक स्टीम इंजन की एक्सटर्नल कंबशन एनर्जी। देखो एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है जिसमें स्टीम प्रेशर को यूज़ करके मैकेनिकल वर्क को जनरेट किया जाता है। वर्किंग कैसे होती है, हाई प्रेशर स्टीम एंटर करती है सिलेंडर में, स्टीम पुश करती है पिस्टन को मोशन क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है, एग्जॉस्ट स्टीम सिलेंडर से बाहर निकलती है। स्टीम इंजन में रेसिप्रोकेटिंग क्या बनता है, मोशन होता है, ठीक है। एंड नाउ थर्मोडायनेमिक्स की साइकिल देख लो। ये साइकिल हीट इंजन में यूज़ होती है। हर साइकिल पी भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है। कार्नोट साइकिल, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल, 2 आइडियाबैटिक। हाई एफिशिएंसी का साइकिल होता है, हाईएस्ट एफिशिएंसी का साइकिल होता है, नो प्रैक्टिकल बट यूज्ड इन स्टैंडर्ड। एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। T1 क्या होता है, सोर्स टेम्परेचर होता है, T2 हमारा सिंक टेम्परेचर होता है इन केल्विन। ऑटो साइकिल और पेट्रोल इंजन यूज्ड इन स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन पेट्रोल। टू आइसोएंट्रोपिक प्लस 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। एफिशिएंसी 1 माइनस ब्रैकेट 1 अपॉन आर पावर क्या है, गामा माइनस 1, वेयर आर इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो, वाई इक्वल टू CP अपॉन CP। डायग्राम क्या है, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन इज एंट्रोपिक, ठीक है। डीजल इंजन CI इंजन बोला जाता है, यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन CI इंजन डीजल। दो आइसोट्रोपिक, 1 कांस्टेंट प्रेशर प्लस 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, ये इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। और यहाँ पे रो जो होता है वो कट ऑफ रेशियो होता है। डुअल साइकिल तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो प्लस डीजल, हीट एडिशन इन 2 स्टेप, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, मोर रियलिस्टिक देन ऑटो और डीजल। PV और TS डायग्राम, ठीक है। तो PV मतलब प्रेशर वॉल्यूम और TS मतलब टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। इस साइकिल के लिए आपको PV डायग्राम, रेक्टेंगल शेप और TS डायग्राम, वेल कर्व्स ड्रॉ करना आना चाहिए। मैं अगर आपको मतलब मेन अगर कहोगे तो लेवल डायग्राम, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक इंजन मतलब इनटेक मतलब एयर फ्यूल इंटर, कंप्रेशन मिक्सचर कंपेयर्ड, पावर स्पार्क एंड एक्सप्लोशन, पिस्टन मूव होते हैं, एग्जॉस्ट बर्न्ड गैसेस आउट होते हैं, एफिशिएंसी हाई होती है। एग्जांपल कार और बाइक मॉडर्न। 2 स्ट्रोक इंजन में देखो, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, इनटेक होता है और कंबशन होता है। सेकंड में क्या होता है, पावर होता है प्लस एग्जॉस्ट होता है। लाइट वेस्ट फास्ट इग्निशन, एग्जांपल स्कूटर्स और ओल्ड बाइक। इसमें फीचर देख लेते हैं। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, एवरी सेकंड रिवोल्यूशन होता है। फिर आता है एफिशिएंसी क्या होती है, लोअर होती है, और 2 स्ट्रोक की लोअर होती है और 4 स्ट्रोक की क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। कंपोनेंट क्या होते हैं, ये लेस होते हैं, इसमें मोर होते हैं। यूज़ होता है स्मॉल व्हीकल में और ये कार और ट्रक्स में यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो कंप्रेशर पढ़ना में, वर्किंग प्रिंसिपल। कंप्रेशर क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन है जो एयर या गैस को कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है। वर्किंग कैसे होता है, पिस्टन मूव डाउन, एयर एंटर करता है सिलेंडर और सक्शन। पिस्टन मूव अप, एयर कंप्रेस्ड एयर स्टोर्ड इन टैंक और सेंट टू सिस्टम। एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और पेन्यूमेटिक टूल्स, गैस फिलिंग्स स्टेशन। तो ये यूनिट नंबर 5 का मैंने समरी चार्ट बनाया है, तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। स्टीम इंजन मतलब एक्सटर्नल कंबशन और पिस्टन ड्राइवन। कार्नोट साइकिल आइडियल होता है, मैक्स एफिशिएंसी। ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। डीजल साइकिल का होता है, डीजल इंजन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ड्यूल साइकिल ऑटो प्लस डीजल कंबशन। 2 स्ट्रोक इंजन पावर इन 1 रेवोल्यूशन। 4 स्ट्रोक इंजन पावर इन 2 रेवोल्यूशन। कंप्रेसर प्रेशर इंक्रीज बाय पिस्टन। सो भाई देखो, ये तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन का वीडियो हो चुका है। एंड ये तुमको नोट चाहिए हैं भाई, तो तुम नोट्स ले सकते हो मेरे से। नोट्स मैं तुमको टेलीग्राम के चैनल पे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड अगर सॉरी अगर तुमको क्या करना है, अगर तुमको इसके यूनिट वाइज वीडियोस देखना, तो यूनिट वाइज वीडियो तुम कैसे देख पाओगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जैसे यूनिट नंबर 1 रेसिप्रोकेटिंग मशीन एंड फ्लूइड्स, और यूनिट नंबर 1 मटेरियल मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो सारे यूनिट्स के तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
एंड अब एक वीडियो आएगा आपका डायग्राम से रिलेटेड, सो उसको देख लेना। वो आई थिंक 11 बजे तक या 12 बजे तक आपका डायग्राम वाला वीडियो आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास कैसे होना है, अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हो, तो ये देख लेना। एंड एक आएगा लास्ट मोमेंट टिप्स, ये और एक न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी आ सकता है। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो में थोड़ा-सा अगर मैंने मेहनत की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड वीडियो को लाइक करने के बाद एक कमेंट कर देना प्यारा सा। बाय, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।